Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the She Lives episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट आर्टिकल इज अगेन ऑन नोबेल प्राइज. तो यहाँ पर बात करेंगे नोबेल प्राइज है क्या, जो कैटेगरीज में दिए जा चुके हैं तो उन कैटेगरीज का सिग्निफिकेंस क्या है, किस किस कैटेगरीज में दिए जाते हैं, कौन है पर्सनैलिटी बिहाइंड दिस नोबेल प्राइज, जो नॉमिनेशन आते हैं उसे कैसे इलेक्ट करते हैं. सो ऑल दोस नुआंसेस वुड बी इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to the recommendations Chief Justice of India provides to the center. So यहाँ पर समझेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, इनकी जो रिकमेंडेशंस है उसके नेचर क्या है, इनके पावर्स क्या होते हैं. ऑल दिस नुआंसेस विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज ऑन इलेक्शन कमीशन एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज. तो यहाँ पर बात करेंगे इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन को किस आर्टिकल के बेसिस पे मैंडेट किया गया है, उसमें क्या क्या पावर्स हैं, कैसे आप रिमूव करते हो, ऑल दिस नुआंसेस. देन उस पर बिल्डअप करेंगे और बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज कौन से होते हैं, डेमोक्रेसी में कितने टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दैट एस्पेक्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth article is on Uyghur Muslims as well as United Nations Human Rights Council. So यहाँ पर स्टार्ट करेंगे UNHRC के बारे में, उसके बारे में जो बारीकी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, कौन से मेंबर्स हैं, कैसे आप रिमूव कर सकते हो, कैसे एलेक्ट कर सकते हो, एंड देन मूव ऑन करेंगे उइगुर मुस्लिम्स के बारे में जानेंगे. विदाउट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सी वी डिस्कसिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ उइगुर मुस्लिम्स इन आवर फोर्थ आर्टिकल. The fifth article is on G20, a very important organization. तो यहाँ पर बात करेंगे G20 है क्या, कैसे फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, क्या मकसद था, एज वेल एज ओवर द ईयर्स इनके क्या क्या चैलेंजेस हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स है. दैट एस्पेक्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. Then the sixth one is on the e-rupee by the RBI. So यहाँ पर बात करेंगे e-rupee होता क्या है. e-rupee से पहले ये भी समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसी क्या होता है, फिएट करेंसी क्या होता है, डिजिटल करेंसी और फिएट करेंसी में इश्यूज क्या होते हैं. ऑल दोस नुआंसेस वुड बी इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सेवेंथ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द नोबेल प्राइज. सो नोबेल प्राइज जो है हर साल दिए जाते हैं, कंस्टेंटली हर साल दिए जाते हैं, एंड इट इज़ गिवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर के फर्स्ट महीने में ही जनरली दिया जाता है. एंड एज ऑफ नाउ नोबेल प्राइजेस 5 कैटेगरीज में दे चुके हैं, एंड ओनली द इकोनॉमिक्स साइंस पर्सपेक्टिव और द कैटेगरी इज लेफ्ट ओवर. सो यहाँ पर हर एक कैटेगरी में जो अवार्डीज हैं उनके सिग्निफिकेंस और उनके वर्क्स को देखने से पहले यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज है क्या, कौन से इंडिविजुअल से निकल के आया, किस मकसद से वो बनाया गया था, एज वेल एज किस किस कैटेगरीज में दिए जाते हैं, इन कैटेगरीज में जो नॉमिनेशंस आते हैं उसको कौन एलेक्ट करता है, उसको कौन सेलेक्ट करता है, किस बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं. दीज नुआंसेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 4th October video. So please refer to the video here so that you have a basic understanding of this Nobel Prize. Then build up करते हैं, अब बात करते हैं जो recent Nobel Prize award है, that is on the peace policy. जो peace aspects हैं उसके ऊपर award किया गया है, जिसके हम लोग normally कहते हैं Nobel Peace Prize. So Nobel Peace Prize of the year 2022 ये 3 ऑर्गेनाइजेशन और 3 पर्सनैलिटीज को कोलैबोरेट फॉर्म में दिया गया है. सो कौन से पर्सनैलिटीज या ऑर्गेनाइजेशन इधर. तो यहाँ पर द फर्स्ट पर्सनैलिटी इज Elias Bielitsky. So Elias Bielitsky is from Belarus. Second is the Russian Human Rights Organization Memorial. The third one is an organization from Ukraine, that is the Ukrainian Human Rights Organization for Civil Liberties. इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मिलके, इन तीनों पर्सनैलिटीज या ऑर्गेनाइजेशन को मिलके अवार्ड किया गया है नोबेल पीस प्राइज. अब क्या है रीजन नोबेल पीस प्राइज अवार्ड करने का. द रीजन जो कि ऑफिशियली स्टेट किया जा रहा है, द रीजन इज दैट दे हैव वर्कड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज. अगर हम लोग बात करें एलिस बिलित्स्की का, तो वो बेलारूस से हैं और ही इज वन ऑफ द फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन बेलारूस. सिमिलरली अगर हम लोग यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूक्रेन में जो काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया के साथ, तो उसमें वार क्राइम्स जो हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस जो हो रहे हैं उसे ओवरसी कर रहे हैं, उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. सिमिलरली जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स जो हैं रशिया में, उनके जो सिटीजन्स को जो नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज जो हो रहे हैं, वहाँ पर जो एलिगेशंस है उस पर काम कर रहे हैं द रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज 3 पर्सनैलिटीज ऑर्गेनाइजेशंस इन देयर रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज दे हैव वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जो ह्यूमन राइट्स हैं उसे स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने काम किया, एंड दैट इज द रीजन दे हैव बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022. With that, now let's move to our next article, that is on the recommendation Chief Justice of India provides to the center.
अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में जाने से पहले यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सो लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? So there are basically there are nuances to the criteria, but the basic criteria are this. First, he or she should be the citizen of India. Then इसके साथ साथ either उनके पास 5 साल का एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन जज ऑफ द हाई कोर्ट, या एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। इनके साथ साथ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ये एक डिस्टिंग्विश्ड जूरीज भी होनी चाहिए, और इन कैटेगरीज को, इन क्राइटेरियाज को जो पर्सनैलिटी फुलफिल करते हैं ही कैन बी प्रमोटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, और सुप्रीम कोर्ट जज से निकल के आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ही इज वन अमॉन्ग द इक्वल्स ऑफ द अदर जजेस। अदर जजेस के साथ साथ ये भी एक जज ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। एंड CJI एंड द जजेस जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, एंड दिस इज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड एस्पेक्ट यहाँ पर कैसे इलेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस हैं आज का आर्टिकल। सो यहाँ पर जो आउटगोइंग CJI है, फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ इट इज द UU ललित। जो UU ललित जी हैं उनसे पूछा जाता है, जो लॉ मिनिस्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर, वो पूछते हैं आउटगोइंग CJI से कि आपके रिकमेंडेशन के बेसिस पर नेक्स्ट जो आपका सक्सेसर होगा वो कौन होगा। और ये जो रिकमेंडेशन है जो कि आउटगोइंग CJI लॉ मिनिस्टर को देते हैं, देन दैट रिकमेंडेशन इज फॉरवर्डेड टू द प्राइम मिनिस्टर। और ये जो रिकमेंडेशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, दैट इज हाउ प्राइम मिनिस्टर से वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द रिकमेंडेड पर्सनैलिटी, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ CJI। बट यहाँ पर क्वेश्चन इज कि ये जो रिकमेंडेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिकमेंडेशन? द नेचर ऑफ दिस रिकमेंडेशन इज दैट इट इज बाइंडिंग। ये बाइंडिंग है ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, इससे डिविएट नहीं हो सकता। सो गवर्नमेंट हैज टू फुलफिल, हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। अब यहाँ पर इन द सेकेंड जज केस ये स्पेसिफाई कर दिया गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही और शी शुड बी दी सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जज। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जनरली सीनियोरिटी वाइज ही इलेक्ट किए जाते हैं। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ CJI। नाउ लेट्स सी दी पावर्स ऑफ CJI। क्या क्या है पावर्स? तो जैसे मैंने कहा ये जो CJI हैं दे आर ही इज वन पार्ट ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट जजेस। जो जजेस हैं उनमें से एक ही हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसीलिए ही इज ऑफिशियली टर्म्ड एज फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स। ये बाकी जजेस से बढ़कर नहीं होते हैं, ये बराबर के होते हैं, बट ही इज जस्ट द फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स। अब इनके ऑफिशियल कैपेसिटी में काफ़ी एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ साथ जो क्राइटेरिया है एलोकेटिंग करने के लिए केसेस को, आप पर्टिकुलर केस किस बेंच को एलोकेट करोगे, ये जो कैपेसिटी है, ये जो एबिलिटी है, दैट पावर इज विद द CJI इटसेल्फ। इसके साथ साथ बेंच, किस बेंच को कौन सा केस एलोकेट करना, दैट पावर इज देयर विद CJI। बट द सेम टाइम हर एक बेंच में कितने जजेस होने चाहिए, कौन से जजेस होंगे, दैट ऑल्सो इज अंडर द CJI। सो दैट इज द पावर ऑफ CJI। अब देखते हैं कि रिमूव कैसे किया जाता है, द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ CJI। सो CJI बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उनकी जो रिमूवल प्रोसीजर है वो भी क्वाइट डिटेल वर्जन में है। सो अगर ये जो रिमूवल प्रोसीजर है उससे पहले अगर आपको लाना है, सो यू हैव टू ब्रिंग अ नोटिस ऑफ द मोशन। एक मोशन लाना पड़ेगा जहां पर रिमूवल ऑफ CJI स्पेसिफाइड होगा, और ये जो मोशन है आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। अगर लोकसभा में लाना है तो जो नोटिस होगा फॉर दिस मोशन वहां पर 100 MPs का सपोर्ट चाहिए, और अगर राज्यसभा में ला रहे हैं देन इट शुड हैव अ सपोर्ट ऑफ 50 MPs। दैट इज द बेसिक्स। वंस ये नोशन जो है सपोर्ट हो जाए देन आप क्या करोगे, अगर लोकसभा में ला रहे हो तो आप स्पीकर को दोगे, अगर राज्यसभा में ला रहे हो तो आप चेयरमैन को दोगे। नाउ इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन या सुप्रीम या स्पीकर कि वो इस मोशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। वो इस मोशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं देन स्पीकर हो या चेयरमैन हो वो एक कमेटी बनाते हैं, 3 मेंबर्स की कमेटी, जिनमें एक सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, देन एक जज होते हैं हाई कोर्ट के, एज वेल एज एक जज होते हैं जो कि जूरिस्ट होते हैं, जो कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। इन तीनों पर्सनैलिटीज को मिलाकर एक कमेटी बनाया जाता है। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर बनाते हैं, अगर राज्यसभा में है तो
चेयरमैन बनाते हैं। देन ये जो कमिटी है ये डिस्कस करते हैं, ये समझते हैं, इसको एलैबोरेटली समझते हैं कि क्या रीजंस है, उसको इवैल्यूएट करके एसेस करके ये कमिटी डिसाइड करता है कि ये जो मोशन है उसे सपोर्ट करना है कि नहीं। अगर नहीं करते हैं देन द मोशन डाइज एट दैट मोमेंट इटसेल्फ। अगर वो सपोर्ट करते हैं दिस मोशन को देन डिस्कशन होता है इन दी हाउस। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा में डिस्कस होगा। देन लोकसभा में अगर आप ला रहे हो तो वहां पर यू नीड टू हैव स्पेशल मेजॉरिटी, दैट मींस 2/3 ऑफ मेजॉरिटी आपको चाहिए पास करने के लिए। अगर लोकसभा से पास हो गया देन इट गोज टू द राज्यसभा एंड राज्यसभा में अगेन यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी। देन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हुआ देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट एंड दैट इज हाउ द CJI इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस पोस्ट। सो दिस इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस, दिस इज अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस which is kind of giving independence and security of tenure to the CJI. With that, now let's move to our next article, that is on the Election Commission as well as the political parties. So यहाँ पर दो aspects हैं, the Election Commission of India and the political parties. और ये जो दोनों aspects हैं I discuss in great details in our 14 September वीडियो, जहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या अथॉरिटी है, क्या क्या है इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनमें क्या फ़र्क है फ्रॉम द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इनमें क्या क्या पावर्स हैं एज वेल एज इनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मेंबर्स हैं, कैसे आप इलेक्ट करते हो, दैट नुआंसेस आई ऑलरेडी डिस्कस इन 14 सितंबर। देन इसे बिल्डअप करके आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज कौन से हैं, डेमोक्रेसी में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप उसे कैसे डेजिग्नेट करते हो, एज ए नेशनल पार्टी, एज ए स्टेट पार्टी कैसे आप डेजिग्नेट करते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर्स है रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज, एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज नुआंसेस आई डिस्कस इन दी 14 September video itself. So please refer to the video so that you have a very good understanding of the Election Commission of India and the political party system of India. With that, now let's move to our next article, that is on the UNHRC, that is the Human Rights Council of United Nations as well as the Uyghur Muslims. अब ये जो टॉपिक है that is related to UNHRC, और जो UNHRC के जो बेसिक्स हैं that I already discussed in our 6 September video, जहाँ पर ये Human Rights Council United Nation का है क्या, क्यों फॉर्म हुआ, इसमें कौन से राइट्स हैं जो कि सेफगार्ड करते हैं, इसके मेंबर्स को आप कैसे इलेक्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कौन से हैं कमेटी के मेंबर्स, कैसे आप कोर्सिव एक्शन लेते हो अगेंस्ट दोज कंट्रीज जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया। सो ऑल दोज थिंग्स आई डिस्कस इन आवर 6 September वीडियो इटसेल्फ। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर। अब इसे बिल्डअप करते हैं, अब बात करते हैं कि उइगुर मुस्लिम्स का क्या इशू है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि ये जो उइगुर मुस्लिम्स हैं ये एक एथनिक माइनॉरिटी हैं जो कि ज़्यादातर चाइना में है। चाइना के एक रीजन है, एक प्रोविंस है जिसे हम लोग कहते हैं शिंगजांग प्रोविंस। तो प्रोविंसेस आर सिमिलर टू दी स्टेट्स जो कि इंडिया में है। तो शिंगजांग इज़ अ प्रोविंस इन चाइना और वहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड है, वहाँ पर ही काफ़ी सारे उइगुर मुस्लिम्स हैं। अगर आप देखो शिंगजांग रीजन का अगर आप पॉपुलेशन को ब्रेकडाउन करोगे सो यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं दे आर हैविंग अ मेजॉरिटी शेयर इन दी शिंगजांग रीजन। इसके साथ साथ जो बाकी रीजन है चाइना में वहाँ पर यू वुड फाइंड हान चाइनीज जो कि बाकी रीजन्स में है। सो द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इशू, ये क्यों इशू निकल के आया, द इशू हियर इसकी जनरली ओवर द ईयर्स जो पॉपुलेशन है, जो कंसंट्रेशन है, जो डेंसिटी है दैट वाज इन दिस रीजन। ये जो रीजन है हांगकांग, शंघाई, बीजिंग, इस रीजन में पॉपुलेशन का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था। बट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट को अपने लेफ्ट की तरफ भी, अपने वेस्ट की तरफ भी उन्होंने एक्सपैंड किया है ताकि पॉपुलेशन जो है वो डेंसिटी जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, उससे हम लोग डाइवर्सिफाई कर पाए। और इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं शिंगजांग प्रोविंस में लॉन्च किए। और शिंगजांग प्रोविंस का सिग्निफिकेंस भी है, द सिग्निफिकेंस, वन ऑफ द सिग्निफिकेंस इसकी यहाँ पर मिनरल्स हैं काफ़ी सारे। इसके साथ साथ शिंगजांग प्रोविंस जो है देयर इज हैविंग मेजर टाइज इन वन ऑफ द पॉलिटिकल एंड सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नॉन एज दी CPEC। CPEC जो प्रोजेक्ट है दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है। CPEC जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम चाइना दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी शिंगजांग प्रोविंस इटसेल्फ। सो शिंगजांग में जो कशगर रीजन है वहीं से स्टार्ट हो रहा है CPEC एंड CPEC इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। और इसकी वजह से ही चाइनीज गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं ताकि उनकी जो डेप्थ है, उनकी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनकी जो सिग्निफिकेंस है, ऑटोनॉमी है वो काफ़ी बरकरार रहे इन दिस रीजन ऑफ दिस शिंगजांग प्रोविंस। और इसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि इस वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने काफ़ी सारे मेजर्स के तौर पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एट्रोसिटीज़ किया है ऑन दी उइगुर मुस्लिम्स जो कि एक एथनिक माइनॉरिटी हैं इन दी
China, particularly concentrated in the Xinjiang province. So that is the controversy behind this, but again please don't go to the controversy. The basic idea of the Uyghur Muslims is more than enough, and that is something that we have discussed today. With that, now let's move to our next article, that is on the G20, a very important organization. अब जो G20 है, it is a very big organization as well as very important organization. तो इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं. Let's start with the basics. So जो G20 है, it is a group of 19 countries and European Union. इनका कोलैबोरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? G20 कहते हैं. So this is a mix of world's largest advanced economies as well as emerging economies. So यहाँ पर सिर्फ developed economies नहीं है, ना सिर्फ developing economies है. It is a collaboration of developed as well as developing economies. So it is a mix of both. इसके साथ साथ इसकी ज़रूरत कब महसूस हुआ? इसकी ज़रूरत महसूस हुआ आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997-98. इसमें उनको लगा, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं कंट्रीज़ के, उनको लगा कि एक इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम होना चाहिए जहां पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंट्रीज़ के, उस पर हम लोग ध्यान दें, उसको हम लोग स्टेबिलिटी जो है उसे बढ़ाएं, और इसीलिए एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और इसी मकसद से निकल के आया G20. विद दैट नाउ लेट्स सी कि क्या सिग्निफिकेंस है G20 का. सो G20 का सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ हैविंग 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसके साथ साथ 79% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, 84% of the world economy and 79% of the world carbon emissions. So these are showing the representation that the G20 the countries in G20 represents. So this is showing a various importance. So यहाँ पर अगर आपको population को control करना है, या ट्रेड के एस्पेक्ट में बात करना है, इकोनॉमी के एस्पेक्ट में बात करना है, या क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट में बात करना है, सो G20 वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन दोज टॉक्स. विद दैट नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ G20. फंक्शन कैसे करता है? इतना वास्ट और डिप्लोमेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शन कैसे करता है? तो यहाँ पर फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी को सेलेक्ट करने के लिए, जो प्रेसिडेंट है उसे सेलेक्ट करने के लिए जो 19 कंट्रीज हैं उनको बांट दिया गया है इन 4 ग्रुप्स, इनटू 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, और 5 ग्रुप्स में 4 या 4 से कम कंट्रीज हैं, और जो प्रेसिडेंसी है वो इन 5 ग्रुप्स में रोटेशन वाइज चेंज होते रहते हैं ओवर द ईयर्स. और इसी वजह से इंडिया जो है, इंडिया इज इन दी ग्रुप 2, और इंडिया के साथ और कौन से कंट्रीज हैं? इंडिया के साथ हैं रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की. और ये रोटेशन के वजह से ही यहाँ पर ना कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है, ना कोई हेडक्वार्टर्स हैं. सो G20 इज नॉट हैविंग एनी परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर्स. अब क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंसी रोटेट होते रहता है और यहाँ पर हेडक्वार्टर्स भी नहीं है, परमानेंट सेक्रेटरीट भी नहीं है, तो एक कंटिन्यूटी लाने के लिए, एक कंसिस्टेंटली लाने के लिए वी हैव अ प्रोविजन नोन एज ट्रोइका. सो ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका का मतलब जो करंट प्रेसिडेंसी है, जो कंट्री है जो कि करंट प्रेसिडेंसी होल्ड करता है, वो वर्क करता है इन कोलैबोरेशन विद दी कंट्री जो कि पिछला प्रेसिडेंसी होल्ड किया था, एज वेल एज दी फ्यूचर प्रेसिडेंसी. सो इन तीनों जो कंट्रीज हैं जो कि फ्यूचर में बनने वाले हैं, जो कि बन चुके हैं और जो कि अभी हैं, इन तीनों कंट्रीज जो हैं ये कोलैबोरेट करते हैं और ये कोऑपरेट करके फंक्शन करते हैं, ताकि जो एजेंडा है ग्रुप का वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बरकरार रहे. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ G20. With that, now let's see the tracks or the working of G20. G20 वर्क कैसे करता है? So क्योंकि G20 का जो फॉर्मेशन था उसका बेसिक था फाइनेंस स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाज द बेसिक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ G20. इसीलिए द फेमस ट्रैक इज नॉन एज द फाइनेंस ट्रैक. एक ट्रैक को कहते हैं फाइनेंस ट्रैक, जहां पर फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फिस्कल इश्यूज, मॉनेटरी इश्यूज या फाइनेंशियल रेगुलेशंस, इस पर बात किया जाता है, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्रीज बैठते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स बैठते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बैठते हैं एंड दे डिस्कस. इसके साथ साथ वी आर हैविंग शर्पा ट्रैक ऑल्सो, जहां पर इससे भी ब्रॉड व्यूज जो हैं, फॉर एग्जांपल द इश्यूज ऑफ एंगेजमेंट, जहां पर डेवलपमेंट की बात किया जाए, एज वेल एज एंटी करप्शन की बात करें, एनर्जी की करप्शन की बात करें या क्लाइमेट चेंज की बात करें, ये सब इश्यूज में जब बात करना हो तो दे यूज द शर्पा ट्रैक. सो देयर आर 2 ट्रैक्स फॉर द वर्क्स ऑफ G20. इसके साथ साथ क्योंकि वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज एन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर कोलैबोरेशन बरकरार रखने के लिए, कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दे कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट विद अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. फॉर एग्जांपल दे हैव B20 जहाँ पर वो बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करते हैं एंड कोऑपरेट करते हैं. दे आर हैविंग C20 जहाँ पर सिविल सोसाइटीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं एंड कोऑपरेट करते हैं. दे आर हैविंग L20 जहाँ पर लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, T20 जहाँ पर थिंक टैंक्स, यस, एंड Y20 जहाँ पर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं एंड कोऑपरेट करते हैं, ताकि एक जो मल्टीलैटरलिज्म है वो बरकरार रहे और जो एजेंडा है वो फैला पाए. तो दिस इज द फंक्शनिंग एंड द वर्क्स ऑफ G20. विद दैट
अब देखते हैं क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं G20 के, एज वेल एज क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब क्योंकि G20 एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, सो इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट्स सी द एडवांटेजेस फर्स्ट। फर्स्ट एडवांटेज ये कि इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर डेवलप्ड है, डेवलपिंग भी है इकोनॉमीज, एज वेल एज इंक्लूसिव भी है। सिर्फ यहाँ पर डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं है, डेवलपिंग है और पुअर इकोनॉमीज भी हैं। सो यहाँ पर कोलैबोरेशन है, सो इट इज़ इंक्लूसिव इन नेचर, और इस इंक्लूसिवनेस के कारण इट इज़ हैविंग कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑल्सो। और क्योंकि यहाँ पर आप फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसे बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो, जो रेगुलेशंस है उसमें सिमिलैरिटीज लाने की कोशिश कर रहे हो, सो इट इज फैसिलिटेट्स इन दी इंक्रीजिंग इन द लेंडिंग ऑल्सो, और इसके कारण जो इमरजेंसी फंडिंग है वो भी जल्दी डिप्लॉय हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ और अचीवमेंट्स ऑफ G20। बट इसके साथ साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। द वन ऑफ द चैलेंज इज बिकॉज ऑफ द ह्यूज नेचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक कंट्री के पास अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट रहते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट काफ़ी कंट्रीज़ के डाइवर्जिंग होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब कंट्रीज़ के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज करें, और इसके कारण यहाँ पर जो एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट काफ़ी मुश्किल होता है, एंड देयर इज़ नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ जो भी वो रीडिंग्स करते हैं, जो भी वो काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स में लाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लीगली बाइंडिंग। वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, वो मॉरल एस्पेक्ट में वो काइंड ऑफ वो एस्पेक्ट को पब्लिश करते हैं, कंट्रीज जो है एक्सेप्ट करते हैं। सो देयर इज नो लीगल बाइंडिंग मैकेनिज्म फॉर द एग्रीमेंट्स कमिंग आउट ऑफ G20, और इसके वजह से G20 में जितने भी एग्रीमेंट्स या बातचीत होते हैं, दे आर काइंड ऑफ नॉट फुलफिलिंग। वो काइंड ऑफ फुलफिल नहीं होता, फ्रूटिफाई नहीं होता, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन स्टेज में ही रुक जाता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ G20। With that, now let's move to our next article, that is on the e-rupee by RBI. So यहाँ पर e-rupee में बात करने से पहले you need to have a basic understanding of cryptocurrencies. So let's start with cryptocurrencies. So cryptocurrencies क्या होता है? So cryptocurrencies are currencies जो कि डिजिटली एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पर इट इज़ नॉट फिजिकल नेचर में कोई करेंसी नहीं होता, इट एग्जिस्ट इन डिजिटल वे या वर्चुअल वे में एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पर दे यूज इन टेक्नोलॉजी नॉन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का द मेजर फीचर इसकी यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहता है। यहाँ पर कोई सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रुपीस का बात करें, फॉर एग्जांपल द पेपर नोट्स दैट वी यूज, वहाँ पर देयर इज एन सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी, दैट इज द RBI। RBI रेगुलेट करता है फिएट करेंसीज को, बट यहाँ पर देयर इज नो सेंट्रल इशूइंग रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं होता है, कोई सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं होता है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉकचेन सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल वन इज बिटकॉइन, देन देयर इज इथेरियम। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अब बेनिफिट्स क्या हैं क्रिप्टो करेंसीज के? द बेनिफिट्स, फर्स्ट बेनिफिट इसकी ये फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रल इशूइंग रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं रहता है। सेकेंड, यहाँ पर जो फंड्स हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर करने, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं है, सो जो फंड्स ट्रांसफर करने होते हैं वो काफ़ी ईजिली हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो प्रोसेसिंग फीस हैं दैट इज ऑल्सो वेरी लो, और ये जो पेमेंट किए जाते हैं दैट इज ऑल्सो सेफ, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ डिसेंट्रलाइज, और इसके वजह से जो फंड्स आप ट्रांसफर कर रहे हो वो फास्ट हो जाता है, चीप हो जाता है, एट द सेम टाइम सेफ होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। बट इसके साथ साथ कुछ इश्यूज भी हैं। द फर्स्ट इशू कि यहाँ पर जो हिडन नेचर है क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, इसके वजह से क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वहाँ पर आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं, किडनैपिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं। सो यहाँ पर जो मनी चेंज करते हैं, जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं। द सेकेंड इशू, यहाँ पर जो पेमेंट है वो इरिवर्सिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रांजेक्शन जो है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन अगर आप किसी गलत आदमी के पास अगर आप कर दियो, सो यू कैन अप्रोच द RBI और योर कंसर्न बैंक एंड यू कैन गेट दैट अमाउंट बैक। बट यहाँ पर वो प्रोविजन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो रेगुलेटिंग अथॉरिटी, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। द थर्ड इशू विद क्रिप्टो करेंसीज इसकी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर। इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। ये काफ़ी सारे कुछ ही कंट्रीज़ में हैं जो कि ये एक्सेप्टेड हैं, और बाकी सब कंट्रीज़ में आइदर बैन है या यूज़ नहीं किए जाते हैं। सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर, एंड दैट इज द डिसएडवांटेजेस और द इश्यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। विद दैट नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल करेंसीज। सो करेंसीज जो हैं वो दो टाइप के रहते हैं। देयर आर डिजिटल करेंसीज एंड फिएट करेंसीज। डिजिटल करेंसीज मतलब वो करेंसीज जो कि डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, या फिएट करेंसीज का मतलब वो करेंसीज जो कि आपको फिजिकल फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल द पेपर नोट्स दैट वी यूज।
तो फिएट करेंसीज जो हैं दे आर गवर्नमेंट इशू, वो गवर्नमेंट इशू करते हैं। और यहाँ पर जो आपके पेपर नोट्स है उसकी जो दाम है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ नोट या 20 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, ये जो वैल्यू है दैट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट डिक्री के अकॉर्डिंगली उस वैल्यू को फिक्स किया जाता है। और वो कोई कमोडिटी के अगेंस्ट बैक नहीं होते, वो आप गोल्ड के हिसाब से बैक नहीं करते, वो गवर्नमेंट फिक्स करता है कि इस नोट का या इस डिनोमिनेशन का कितना वैल्यू होना चाहिए। Digital currency similarly it is more or less similar to the fiat currency, but the difference is that fiat currency physical manner में आपके पास होता है, digital currency में वो आपके पास सिर्फ digital form में होता है। और digital currency can be centralized also and decentralized also। decentralized मतलब RBI जैसे जो organizations है वो नहीं रहेंगे, वो decentralized होगा। centralized मतलब एक regulating authority रहेगा। So digital currency can be centralized as well as decentralized, and the centralized digital currency जो कि RBI लॉन्च कर रहा है that is officially known as सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ई रूपी। सो ई रूपी इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये जो CBDC है आप बात करते हैं CBDC क्या है। सो व्हाट इज द CBDC? सो CBDC इज अ डिजिटल करेंसी, एक डिजिटल करेंसी है जो कि सेंट्रली काम करेगा, जो कि RBI इशू करेगा। सो दैट इज द CBDC। अब इंडिया ये स्टेप ले रहा है, एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से और कंट्रीज हैं जो कि सिमिलर स्टेप्स ले रहे हैं। सो द फर्स्ट कंट्री वाज बहामास, जिन्होंने अपना करेंसी लॉन्च किया था जिसका नाम है सैंड डॉलर्स। इसके बाद नाइजीरिया ऑल्सो लॉन्च, जिसे कहते हैं ई नायरा इन 2020। देन चाइना बिकेम द मेजर कमिटी, फर्स्ट मेजर इकोनॉमी जिन्होंने लॉन्च किया था ECNY बैक इन 2020। इसके साथ साथ काफ़ी और कंट्रीज, फॉर एग्जांपल कोरिया, स्वीडन, जमैका, इंडिया जैसे कंट्रीज वो पायलट बेसिस पर या डिस्कशन में है कि ऐसा करेंसी लॉन्च करना चाहिए या नहीं। सो विद दैट नाउ लेट्स मूव टू द डीपर डिबेट दैट इज द बेनिफिट्स एंड द इश्यूज ऑफ CBDC। स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स से। सो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्यों RBI लॉन्च करने की कोशिश करें? सो फर्स्ट लेट्स सी द बेनिफिट्स। द फर्स्ट बेनिफिट कि इट गिव्स द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। सो यहाँ पर हमारे पास फिएट करेंसीज हैं और डिजिटल करेंसीज हैं। फिएट करेंसीज का ये है कि वो सिक्योर रहते हैं, वो सेंट्रलाइज रहते हैं। एट द सेम टाइम डिजिटल करेंसीज का ये है कि इट इज हैविंग कन्वीनियंस। आपकी जो डिजिटल एस्पेक्ट्स हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शंस जो है वो कन्वीनियंस बढ़ाता है। सो यहाँ पर आपको कन्वीनियंस भी मिलेगा, एट द सेम टाइम आपकी जो डिजिटल टेंडेंसी है, डिजिटल का जो क्रेज है दैट इज ऑल्सो फुलफिलिंग। सो दिस इज गिविंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। सेकेंड बेनिफिट इज दैट ये जो है इट वुड बी रेगुलेटेड एज वेल एज रिजर्व, ये रिजर्व होगा, रेगुलेटेड होगा। The third benefit इसकी CBDC जो है it would provide a easy means to speed up the reliable sovereign bank domestic payments. That means जो cross border जो payments हैं, for example इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए, so वहाँ पर ट्रांजेक्शन अगर हम लोग CBDCs लॉन्च करें so that would be way better. वहाँ पर cash transactions would have much more issues. The next issue or the benefit of CBDC is that it increases the फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बढ़ाता है बाय यूजिंग CBDC. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ CBDC. इसके साथ साथ वन ऑफ द बेनिफिट इज दैट जब आप CBDC यूज कर रहे हो सो यू आर यूजिंग डिजिटल फॉर्म यूज कर रहे हो। दैट मीन्स जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इज हैविंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉर्मल इकोनॉमी, और जब आप फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हो तो देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस, आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे, एंड टैक्सेस इज गुड फॉर द इकोनॉमी. सो इन द लॉन्ग रन इट इज बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी इटसेल्फ. But there are some issues also. So let's just discuss on the issues of the CBDC. So क्या है issue? The first issue इसकी यहाँ पर जो implications है वो काफ़ी सारे serious implications है with respect to the privacy and anonymity. यहाँ पर क्योंकि central regulating authority रहेगा, at the same time यहाँ पर उनके पास वो decentralized नहीं रहेगा, वो digital form में रहेगा. So प्राइवेसी के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, एनोनॉमिटी के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास काफ़ी डाटा होगा. इसके साथ साथ द सेकेंड इशू इसकी यहाँ पर जो बैंक्स हैं दे वुड बी डिसइंटरमीडिएशन. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि जब बैंक्स हैं वो अगर ई कैश अगर लॉन्च करें और ई कैश काफ़ी सारा पॉपुलर हो जाए, देन बैंक्स के पास जो रेगुलर करेंसी है, जो फिएट करेंसी है, उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, और इसी कारण दे वुड सफ़र विथ लो कॉस्ट डिपॉजिट्स. दैट इज द सेकेंड इशू. द थर्ड इशू कि इट इज़ हैविंग हायर कॉस्ट ऑफ अपग्रेडेशन. दिस मीन्स कि ये जो डिजिटल करेंसी इट इज़ वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, और साइबर सिक्योरिटी रिस्क को अवॉइड करने के लिए, उसको एडवांटेज करने, उससे को हटाने के लिए, उसको उसमें एक एडवांटेज पाने के लिए, एक स्ट्रेंथ पाने के लिए वी हैव टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी साल भर साल वो चेंज होते रहता है, वो अपग्रेड होते रहता है. एंड एज एन इकोनॉमी अगर जितनी भी करेंसीज है आपको चेंज करना हो, डिजिटल करेंसीज को अपग्रेड करना हो, सो दैट इज हैविंग अ ह्यूज कॉस्ट. सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू CBDC. With that, now let's move to our next aspect, that is the quiz of the day.
So the first quiz is regarding the न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी के बेसिस पर कौन से कंट्रीज हैं जिनको हम लोग NWS कंसिडर करते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फ्रोटिल्ला डिक्लेरेशन. So please try to attempt this question, and again both these questions are previous year questions. So please try to attempt so that you have a knack or you have a tendency to understand which type of question UPSC asks or which depth of the question UPSC asks. So that is very important to develop. So please try to attempt these questions. और ये जो questions हैं इनके answers along with their explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. As well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you get in the video's description as well as in our Telegram group. So if you haven't joined our Telegram group, please do join. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We're working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you on Monday.